मिस्टर नरेंद्रन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। सबके मन में इस समय सवाल उठ रहा है कि एक तरफ तो ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है, कि इसकी बात है, तो स्टील और मेटल प्राइसेस किधर जाएंगे स्लो डाउन में। दूसरी तरफ हमारी जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं जैसे टाटा स्टील और कुछ अदर, उनकी बैलेंस शीट डेकेड्स में इस समय बेस्ट लेवल पे आ गई है। ज़बरदस्त डीलेवरेजिंग साइकिल चल रहा है और कंपनी बहुत एफिशिएंट होती चली जा रही हैं। तो क्या वो बेहतर स्थिति में है किसी भी तरह के प्राइसिंग स्लोडाउन को फाइट करने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए? आप कैसे समझाएंगे इस बात को? थैंक यू। आप जो सवाल पूछा है, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आप देखिए तो ग्लोबली देयर इज अ फीलिंग दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लोइंग डाउन, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वॉर है उसका भी असर हम लोग देख रहे हैं ऑन ऑयल प्राइसेस एंड थिंग्स लाइक दैट। And in India also interest rates have gone up. तो ये सही है कि there is a little bit of concern on the economic outlook. पर दूसरा बात ये है कि countries like India, particularly India, is actually doing quite okay in terms of the outlook for India is positive. Globally, people think India is a strong country to back, क्योंकि domestic market will continue to be strong. So अभी in the last 2 months there have been some disruptions because of the duties on exports of steel. But overall, the India story is still quite strong. Infrastructure पर जो focus है India में, that's very good for steel consumption. And India is a good place to produce steel क्योंकि India में iron ore है. It's a competitive place to produce steel. And जैसे आपने बोला, most of the steel companies have repaired their balance sheets. They are much better equipped to deal with downturn, if any, than in the past. But I think at a fundamental level, the growth outlook for India continues to be strong. And Indian companies will continue to grow in India, and other companies will look at investing in India. राइट। मिस्टर नंदन, एक आखिरी सवाल आपसे वो ये है कि जो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स चल रहे हैं ग्लोबली, उसके हिसाब से आपका वॉल्यूम आउटलुक इस समय कैसा है एज वी स्टैंड? क्योंकि प्राइसिंग आउटलुक तो मुश्किल है, एक कॉल लेना बहुत ज़्यादा ऑलरेडी नीचे आ गया है। बट आप अगर शेयर करना चाहें दोनों फैक्टर्स पे आपकी सोच कैसी है जो डेटा ऑन द टेबल है उसको देखते हुए अभी? श्योर। तो ग्लोबली आप देखिए तो ग्रोथ ऑफ स्टील कंजम्पशन आउटसाइड चाइना इज बीन एज स्ट्रांग एज द ग्रोथ ऑफ स्टील कंजम्पशन इन चाइना। दूसरा बात यह है कि ग्लोबल ट्रेड ऑफ स्टील में आप देखिए तो मेन एक्सपोर्टर्स यूज्ड टू बी चाइना, रशिया, यूक्रेन. They are no longer as aggressive as they were in the past. Ukraine and Russia are not present as they were in the past. And China may be मई महीने में एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ है, but overall they are not aggressively pushing exports. So overall, if I look at it, there's a better balance in the steel trade, and which is good for the steel industry long-term stability point. Short-term जो issues है, prices soften. It's a volatile market. ये डिपेंड करता है coal prices पे. Coal prices had gone to $675 when the Russia-Ukraine war had started. Now it is down to less than $400. So steel prices will also move up and down depending on coal prices. So that volatility is something we are used to living with. But overall, I think the steel consumption globally will be driven more by the infrastructure spend in Europe, spent on defense, also the spend on transitioning from the current economy to a green economy. So I'm quite positive that this decade will be better for the steel industry than the last decade. ठीक है, तो टाटा स्टील के मेरे से खास बातचीत करते हुए अजय, और आप ये सुन भी रहे थे और इससे आपको काफ़ी हद तक, क्योंकि देश की बड़ी कंपनीज में से एक है और ग्लोबल फुटप्रिंट्स भी हैं इनके, तो आपको ये पूरा एक आउटलुक पता लग गया होगा इस चर्चा से। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, अब कुछ एक और शेयर्स पे नज़र डालते हैं। मेटल से ही वापस से शुरुआत करते हैं। हिंडाल को थोड़ी देर पहले मिस्टर भसीन दे के गए थे, एक बार इसका जरा टेक्निकल लेवल्स भी आज ले लेते हैं। इसका स्टॉप लॉस क्या रखें अगर